हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1700 से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसका पार्ट 4 करने वाले हैं। 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं क्योंकि टॉपिक लेंथी था, तो इसको 4 पार्ट में बनाया गया है। आज का ये लास्ट पार्ट है। अगर शुरू के 3 पार्ट नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की, जहां से जाकर आप उन तीनों पार्ट्स को देख पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। So if you want to ask any question or if you have any query, you can message me on Instagram. My username is in front of your screens. And if you want to join our Telegram group, so you can simply search Eklavya Snatak 1 and you can join. So syllabus की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सो टॉपिक है आज का द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था। इसमें हम कोई पर्टिकुलरली एक रूलर का सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। हम 1206 से लेकर 1526 के बीच तक जितने भी जो आए रूलर उन सभी का एक कंबाइन करके हम दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम विजयनगर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Some historians are of the view that the Delhi Sultanate was an Islamic state. कोई ऐसा मानता है कि ये दिल्ली सल्तनत जो है ये इस्लामिक स्टेट थी, जबकि अगर हम इसको केयरफुली देखें सो ये मोनार्किकल सिस्टम था इसके अंदर, और वो भी मिलिट्री डेस्पोटिज्म। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर इस्लामिक स्टेट वाला कुछ ज्यादा दिखता नहीं है। According to Professor Muhammad Habib, the Delhi Sultanate was un-Islamic because Islam neither recognizes nor sanctions a despotic form of government. So इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जहां पे गवर्नमेंट की डेस्पोटिक फॉर्म हो। इस्लाम सपोर्ट नहीं करता इस चीज को। The concept of government, the organization of the imperial court and with all the court ceremonies, जैसे कि सिजदा होता था। भाई सुल्तान क्या करवाता था कि मत्था टिकवाता था, ग्राउंड पे अपना मत्था टेको। और सुल्तान क्या कहता था, मेरे पैरों को चूमो। ठीक है, किसिंग द फीट। ये सारी चीजें इस्लाम के अगेंस्ट हैं, एंटी इस्लामिक चीजें हैं जो वो सुल्तान करवाते थे। तो हम ये कतई भी नहीं कह सकते कि ये इनका एक इस्लामिक स्टेट था। इन इस्लाम सच रेफरेंस इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर गॉड। इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही ये सब हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इतनी इज्जत अल्लाह के लिए ही हो सकती है, किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती। सो दे डिड नॉट मेक अरेबिक द लैंग्वेज ऑफ कुरान द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो सुल्तानों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को अरेबिक को नहीं बनाया, जबकि अरेबिक जो है वो कुरान की लैंग्वेज है, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। पर्शियन लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया। और ड्रेस, डाइट, कस्टम और जो उनके मैनर्स थे वो सारे के सारे पर्शिया और सेंट्रल एशिया के आसपास के एरियाज के लगते थे, जैसा वो सब करते थे। द एक्सप्लोइटर्स कंसिस्ट, देखो बहुत सारे एक्सप्लोइटर्स भी थे, जैसे कि सुल्तान, हिज फैमिली, द तुर्क्स एंड द अफगान नोबल्स, द राजास एंड द रूरल चीफ्टेंस, ये एक्सप्लोइटेशन करते थे आम लोगों का। द राजास वर हिंदूज एंड मोस्ट ऑफ द रूरल चीफ्स वर आल्सो हिंदूज। ठीक है, एंड हेंस द इकोनॉमिक पावर वाज नॉट इन द हैंड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप। किसी एक रिलीजियस ग्रुप के हाथ में पूरी पावर नहीं थी। द कॉमन पीपल, जैसे कि पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर एक्सप्लोइटेड फुली। भाई बहुत इनका एक्सप्लोइटेशन होता था, रूलिंग क्लास करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से सीधा सीधा कि बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसा था इनका। The administrative structure of Delhi Sultanate was the product of many factors, like the customs and conventions of Turks and Persians, and the well-established administrative traditions and institutions of India. So it will not be incorrect to describe the Delhi Sultanate as a Turco-Persian system. भाई इसमें टर्किश और पर्शियन दोनों का मिक्सअप देखने को मिलता है इनके सिस्टम में। सबसे टॉप पे आता था सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन में। इन द डेस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपाइज अ की पोजीशन। देखो भाई, डेस्पोटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें नंबर 1 पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सुल्तान होता है। इन शॉर्ट टाइम द सुल्तान्स वर एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्ट्रक्चर एंड इन दिस सेटअप सुल्तान वाज एट द टॉप एंड ही वाज द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, वो हेड था स्टेट का, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था एंड सुप्रीम मिलिट्री भी अथॉरिटी इसी के मतलब यही था। द सुल्तान्स वर कंस्टेंटली फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बार बार इनको कुछ डिफिकल्टीज भी आती थी। द स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी एंड द पावरफुल लोकल चीफ्स वर ऑलवेज ईगर टू वीकन द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन देयर हैंड्स। भाई जो नोबिलिटी होती थी बहुत बारी वो भी रिबेलियन कर देते थे,
और वो वीक करने की कोशिश करते थे पावर को सुल्तान की। द रूलर्स लाइक बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक रिफ्यूज टू सबमिट टू देयर वीम्स एंड मेड द पोजीशन ऑफ सुल्तान अनटेनेबल। भाई इन्होंने बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग कर ली थी ऊपर कि कोई किसी के साथ कोई पावर शेयर नहीं करता था। फिर उसके बाद मिनिस्टर्स आते हैं, देखो सुल्तान, फिर आते हैं मिनिस्टर्स। द सुल्तान thus shared his burden of running the administration। देखो भाई एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्डन होता है उसको शेयर करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे, जो कि पूरा असिस्ट करते थे सुल्तान को, हेल्प करते थे सुल्तान की। सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्टर्स डेवलप्ड क्वाइट लेट इन अरब पॉलिटी। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये मिनिस्टर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया है, जब अब्बासी जो खलीफा जो हुए थे उसके बाद से ये दिखने लगा है मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट। सो देर वर टू टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, एक वो मिनिस्टर जिनके पास लिमिटेड पावर्स थे, दूसरे वो मिनिस्टर्स जिनके पास अनलिमिटेड पावर्स थे, जिनको नायब मुमलिक भी कहा जाता था। और बलबन जो था वो एक टाइम पर नायब ए मुमलिक रह चुका था नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे। ओके, सो देर वॉज नो फिक्स नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का कोई फिक्स नंबर नहीं होता था, बट ऐसा माना जाता है 4 मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते थे और हर किसी की अपनी सेपरेट मिनिस्ट्री होती थी। सबसे ऊपर है वजीर। द वजीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल, ठीक है, एंड ही वॉज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था। समटाइम्स ही ऑल्सो हैड अ नायब वजीर, यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हु लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होता था। द मिनिस्ट्री अंडर द वजीर वॉज कॉल्ड दीवान वजरत। जो मिनिस्ट्री आती थी वजीर के अंदर उसको दीवान वजरत कहा जाता था। द अदर 3 मेजर मिनिस्ट्रीज वर दीवान अर्ज, दीवान इंशा एंड दीवान रियासत, या फिर दीवान रसलत। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इनके बारे में। दीवान अर्ज वॉज केप्ट अंडर अरीज ए मुमलिक और कंट्रोलर जनरल ऑफ द मिलिट्री, ये इसके अंडर में थी। He was not the commander in chief nor he required to lead the army, but वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर जनरल होता था। He was however responsible for the maintenance, equipment and the general organization of army, and उसकी ड्यूटी यही होती थी कि भाई हॉर्सेस को, सोल्जर्स को अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करके रखना। फिर आता है दीवान इंशा, वर्कड अंडर द दबीर ममलिक who dealt with the all correspondence of the government including the personal and confidential correspondence of sultan। so correspondence related काम यहाँ पे होता था, and he had to convey the wishes of the emperor to the governors and local officers and place their petitions before the emperor, ये काम होता था। he was the usual channel for all correspondence between the central and local government। so ये important था। फिर आता है दीवान रियासत। इसका काम क्या था कि सही से बताया नहीं गया है, पर यह माना जाता है कि डिप्लोमेटिक काम कुछ इसका होता था, जैसे कि फॉरेन ऑफिस था ये एक तरीके से, जिसमें अम्बेसडर्स होते थे और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ये माना जाता है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम कैसा था इस टाइम पे देखते हैं। सो इंडिया जो है हमारी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लैंड रेवेन्यू इज द बेस ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। सो इट वाज अंडर अलाउद्दीन खिलजी that for the first time the revenue settlement was made on a systematic basis। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रेवेन्यू सिस्टम एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ था। द लैंड वॉज मेजर्ड बिस्वा बाय बिस्वा एंड इन अकॉर्डेंस विद द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। सो बहुत तरीके से पूरा किया गया था ये काम। After measurement was enacted, the land tax was fixed on the actual holding rather than varying from year to year with the actual harvest। So measurement के बाद में क्या होता था, land tax fix किया जाता था, ठीक है। फिर क्या है, द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सो द एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एक्सपेंड किया गया। बिसाइड द वजीर, बर्नी बताता है द नेम ऑफ शरफ क्वानी। शरफ क्वानी का मतलब होता है हु एक्टेड एज द डेप्यूटी एंड वर्कड एफिशिएंटली but with a heavy hand। Obviously, the entire working of Alauddin Khilji's revenue policy required the deployment of the enormous staff। जैसी उसकी पॉलिसीज थी ज्यादा स्टाफ भी चाहिए था। सो कुछ ऑफिसर्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आता है मुहासिल, डिमांडर ऑफ ट्रिब्यूट, अमिल रेवेन्यू कलेक्टर, गुमश्ता एजेंट, मुतसरिफ, ठीक है, अकाउंटेंट, नवसिंदा राइटर और क्लर्क, पटवारी विलेज अकाउंटेंट। सो ये कुछ और ऑफिसर्स आ गए थे। अगला था हमारा टॉपिक आर्मी। आर्मी के बारे में मैं आपको बताऊं। सो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तान द आर्मी वाज मैनेज्ड बाय दीवान अर्ज। दीवान अर्ज मैनेज करता था
जितने भी फंक्शन होते हैं आर्मी के, जैसे रिक्रूटमेंट एंड कीपिंग द डिस्क्रिप्टिव रोल, पेमेंट ऑफ सैलरी, इंस्पेक्शन ऑफ ट्रूप्स, ये सारा काम दीवाने अर्ज का था और सैलरीज वगैरह भी दीवाने अर्ज देता था। द मेन ब्रांच ऑफ द आर्मी वॉज द कैवलरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हॉर्सेस वाली जो आर्मी होती है, हॉर्सेस को बाहर से मंगवाया जाता था अरब कंट्रीज से। देयर वाज ऑल्सो एन एलिफेंट कॉर्प, ठीक है, एंड द एलिफेंट्स वर जनरली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड हैवी बैगेज एंड माउंट्स फॉर द रॉयलिटी। इन्फेंट्री भी इंपॉर्टेंट पार्ट थी आर्मी की, विच कंसिस्टेड ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ रिटेनर्स एंड अटेंडेंट्स अटैच्ड टू द आर्मी। एंड यहाँ पे फायर आर्म्स भी यूज होते थे खिलजी के टाइम पे, जैसे कि कॉम्बस्टिबल्स लाइक नफ्ता, रॉकेट्स वर स्पेशली यूज इन सीजीज। सो ये यूज करता था भाई खिलजी अपने टाइम पे इन वेपन्स को। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस के बारे में समझते हैं कैसा था। इन एक्चुअल प्रैक्टिस सुल्तान तो भाई सबसे ऊपर था, पर बर्नी बताता है कि बलबन तो खुद भी जाके केसेस को सुनता था और इट वाज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग अपील्स। हाउएवर ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी, पीजेंट्री, जो किसान वगैरह लोग थे, आम लोग थे, वो लोकल पंचायत के पास जाते थे जस्टिस के लिए। वन ऑफ द कंटिन्यूड ऑफिस ऑफ वॉज कोतवाल। कोतवाल का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था। कोतवाल जो था, मैं अगर तुम्हें बताऊं, पर्टिकुलरली द कोतवाल ऑफ द कैपिटल यानी कि दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी पोस्ट थी। ही हैड अ डायरेक्ट एक्सेस टू सुल्तान, सुल्तान के पास इसका डायरेक्ट एक्सेस था, मिल सकता था। एंड यूज टू विजिट अलाउद्दीन खिलजी ऑन द फर्स्ट एवरी मंथ, ठीक है। और नॉर्मली कोतवाल का जो काम था वो यही था, गार्डिंग द सिटी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो सिटी का गेट होता था उसकी चाबियां भी इसी के पास होती थी, कीज जो होती थी। पॉलिटिकल डिवीजन, इसको समझते हैं कि इसमें क्या था। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मटेरियल, देखो ज़्यादा हमें सोर्सेस मिलते नहीं है, सो हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत कम है पॉलिटिकल डिवीजन की। लेकिन द मुक्ता वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मुक्ता होता था भाई एक, so he would deduct from the amount collected his personal salary and the expenses of administration and send the balance to the central government। central government को balance भी यही भेजता था। जो मुक्ता की पोस्ट होती थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी, एंड वो ही कुड नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर, इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता था। अबव ऑल द इक्तेदार हैड नो प्रोप्रिएटरी राइट इन द इक्ता, ठीक है, कोई राइट नहीं होता था। ही कुड नॉट सेल और मोर्टेज इट, जो उसको जमीन मिलती थी इक्ते में वो उसको बेच नहीं सकता था। ही हैड नो इनहेरेंट लीगल राइट, कोई लीगल राइट नहीं था उसके ऊपर। ही हैज ओनली अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, बस। द सिस्टम वाज अनसेटिस्फैक्टरी एंड लेड टू द वीकनिंग ऑफ द सेंटर, और इस तरीके से सेंटर वीक हो रहा था। सम ऑफ द पावरफुल मुक्ताज बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर्स, और ये जो पोस्ट होती थी मुक्ता की, बहुत समय बाद क्या हुआ कि यही कुछ पावरफुल मुक्ताज बाद में इंडिपेंडेंट रूलर्स भी बने। सो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।